दोस्तों, इतिहास से पता चलता है कि हमारी ये दुनिया जैसे जैसे टेक्निकल होती गई वैसे वैसे दुनिया में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले और दिन ब दिन अब ये दुनिया और भी ज़्यादा एडवांस होती चली गई। मिसाल के तौर पर अगर रेलगाड़ी की ही बात कर लें तो जब हमारी दुनिया में रेलगाड़ी आई थी तो इसने पूरी दुनिया के नक्शे को और दुनिया में रहने वाले लोगों की सोच को बदल कर रख दिया था। यही वजह थी कि उस दौर में हमारी दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी सल्तनतें, ताकतवर इलाके, ताकतवर देश और ताकतवर रियासतें थीं, उन सभी ने जल्द से जल्द ये कोशिश की कि किसी तरह से इस सिस्टम को अपने इलाकों में भी लेकर आएं ताकि अपने इलाके को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकें। मिसाल के तौर पर हमारे देश भारत में भी रेलगाड़ियों को लाने का क्रेडिट अंग्रेज़ों को दिया जाता है। वैसे तो अंग्रेज़ों के द्वारा रेल सिस्टम को इंडिया में लाने के पीछे बहुत सारी वजह थीं, मगर इन बहुत सारी वजहों में से भी कुछ वजह उनकी अपनी पर्सनल थी, यानी कि कुछ उनके अपने निजी फायदे भी थे। और उन्हीं निजी फायदों में से एक फायदा ये था कि उनकी जो कंपनी है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी कनेक्टिविटी को और भी ज़्यादा इजी बनाया जा सके, उसके प्रोडक्ट्स, उसकी लेबर या उससे जुड़ी और चीज़ें आसानी के साथ देश के एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रांसफ़र हो सके। साथ ही साथ जब कभी भी भारत के लोगों की तरफ से अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की जाए कि जिसके चांसेस उस दौर में अक्सर बने भी रहते थे, तो आसानी के साथ इस रेलवे सिस्टम की मदद से उसको कुचला जा सके। क्योंकि जब रेलवे सिस्टम नहीं था तो एक इलाके से दूसरे इलाके में फौज भेजना या फिर दूसरी ज़रूरत की चीज़ें भेजना काफ़ी मुश्किल काम हुआ करता था। अंग्रेज़ों के अलावा इसी तरह का ही एक रेलवे प्रोजेक्ट उस दौर में सल्तनत उस्मानिया में भी देखने को मिला था, जब सल्तनत उस्मानिया के आखिरी ताकतवर हुक्मरान यानी कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने हिजाज रेलवे नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने मक्का मदीना जैसे शहरों को आज के दौर के सीरिया की दमिश्क से जोड़ने की कोशिश की थी। वैसे तो इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद यही था कि ताकि हाजियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी पैदा हो सके, मगर उसके अलावा एक मकसद ये भी था कि ताकि पूरी मुस्लिम दुनिया को यूनाइट रखा जा सके और आपस में कनेक्ट रखा जा सके। क्योंकि जाहिर है अगर दमिश्क के साथ मक्का मदीना जैसे शहरों को आसानी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता तो खुद दमिश्क शहर तो आसपास के सारे इलाकों से अच्छी तरह से कनेक्ट ही था और इस तरह से पूरी सल्तनत हमेशा हमेशा के लिए मुस्तहकम यानी कि स्टेबल हो सकती थी। मगर दोस्तों, फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो जाने की वजह से ये प्रोजेक्ट हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह गया और साथ ही सुल्तान अब्दुल हमीद का ख्वाब भी अधूरा रह गया। लेकिन एक बार फिर से अब पिछले कुछ सालों से लगातार अरब दुनिया से जुड़े हुए एक बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। मुस्लिम दुनिया का एक ऐसा बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट कि जो अगर कामयाब होता है तो कामयाब होने के बाद न सिर्फ मिडिल ईस्ट की बल्कि ख़ास तौर से पूरे अरब दुनिया की यानी कि मुस्लिम देशों की किस्मत को बदल कर रख देगा। मिडिल ईस्ट यानी कि अरब मुस्लिम देशों का ये रेलवे प्रोजेक्ट क्या है, इस पर कौन काम कर रहा है और क्यों काम कर रहा है, और साथ ही साथ अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो आखिर पूरी मुस्लिम दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, यही सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इस रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में जानने से पहले हमको ज़रा इतिहास में थोड़ा और पीछे चलना होगा कि जब मई 1981 में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट जैसे हमारी दुनिया के 6 अरब और मुस्लिम देशों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया और 25 मई 1981 के दिन सऊदी अरबिया के मशहूर शहर रियाद के अंदर एक नए संगठन यानी एक नए ग्रुप की बुनियाद रखी, जिस ग्रुप को आज के दौर में GCC यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के नाम से जाना जाता है। इन देशों ने ये बड़ा फैसला अपने देश की तरक्की के लिए और अपने देश के डेवलपमेंट के लिए किया था। इस ग्रुप को बनाने का मेन मकसद यही था कि आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें और एक दूसरे की बढ़ चढ़ कर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मदद कर सकें। हालांकि दोस्तों, उम्मीद के मुताबिक इस बड़े फैसले से इन सभी देशों को फ़ायदा भी मिला और धीरे धीरे इन सारे देशों ने मिलकर तेल और गैसेस की मदद से बहुत ज़्यादा पैसे बनाए, क्योंकि जाहिर है ये इन देशों की ताकत हुआ करती थी। और तब से लेकर आज तक लगातार इस ग्रुप को यानी कि GCC को तेल की दुनिया का बेताज बादशाह भी माना जाता है। मगर दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि वक्त अपने आप को ज़रूर बदलता है और ऐसा ही कुछ सन 2008 में हुआ कि जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी देखने को मिली यानी कि रिसेशन, और इसका असर साफ तौर पर इन GCC यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाली कंट्रीज़ के ऊपर भी पड़ा। इन देशों की जो सबसे बड़ी ताकत थी यानी कि क्रूड ऑयल, उसमें भी आर्थिक मंदी बड़ी तेजी के साथ देखने को मिली और तब से ही अचानक से इस पूरे सिनेरियो में इस बड़े रेलवे प्रोजेक्ट की एंट्री हुई। दरअसल दोस्तों, आसान लफ्जों में आप लोग ये समझिए कि इस साल के बाद इन सारे ही देशों को ये महसूस हो चुका था कि अपने देश की इकोनॉमी को हमेशा हमेशा के लिए तेल या फिर गैसों जैसी चीज़ों पर निर्भर नहीं कर सकते हैं, बल्कि इनको और भी ऑप्शन ढूंढने होंगे। इसीलिए अब इन सारे देशों ने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्स करने का फैसला
किया और नए नए रास्ते तलाशना भी शुरू कर दिए। और इन्हीं नए रास्तों में से एक रास्ता दरअसल ये रेल प्रोजेक्ट भी था। इस रेलवे प्रोजेक्ट के पीछे का दरअसल मकसद ये था कि एक ऐसा बड़ा रेल जाल बिछाया जाए कि जिसकी मदद से ये सारी की सारी कंट्रीज यानी गल्फ की 6 कंट्री आपस में अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाएं। इनके लोग जब चाहें दूसरे देशों में आसानी के साथ सफर कर सकें। इसके अलावा अब क्योंकि जब इन देशों की इकोनॉमी दूसरी चीजों पर डिपेंड होने वाली थी तो इन देशों में ज्यादा से ज्यादा पोर्ट यानी कि बंदरगाहें भी बनने वाली थी। तो अब इन सारी बंदरगाहों को बड़े बड़े शहरों से आसानी के साथ कनेक्ट करने में भी ये रेल प्रोजेक्ट बड़ा रोल प्ले करता। जाहिर है जो प्रोडक्ट्स बनते या जो चीजें भी बनती जब उनको दूसरे देशों में भेजना होता तो वो बंदरगाह तक लाए जाते और उन सबको बंदरगाह तक लाने में ये रेल प्रोजेक्ट बड़ा किरदार अदा करता। इन्हीं सारी चीजों को नजर में रखते हुए फाइनली सन 2009 में जीसीसी की तरफ से एक बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया और इसका जो बजट बनाया गया है यानी इस पूरे प्रोजेक्ट में जो खर्चा आएगा वो लगभग 150 से 250 बिलियन डॉलर्स के करीब बताया जा रहा है। और इस पूरे बजट को इन 6 देशों में आपस में डिवाइड कर दिया जाएगा। सबसे पहले बात कर लें अगर लंबाई के बारे में तो ये जो सारे देशों से ट्रेन की पटरी होकर गुजरेगी इसकी टोटल लंबाई लगभग 2177 किलोमीटर के करीब होगी, जिसमें से सबसे ज्यादा हिस्सा सऊदी अरबिया से गुजरेगा जो लगभग 695 किलोमीटर के करीब होगा, जबकि 145 किलोमीटर कुवैत से, 283 किलोमीटर कतर से, 684 किलोमीटर के करीब यूएई से, 306 किलोमीटर के करीब ओमान से, जबकि सबसे कम बहरीन से गुजरेगी जो सिर्फ और सिर्फ 64 किलोमीटर होगा। मगर दोस्तों ये रेल प्रोजेक्ट बनाना इतना आसान नहीं है जितना दूर से दिखाई दे रहा है, बल्कि इस रेल प्रोजेक्ट में तो बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज तो ये है कि दरअसल इन सारे ही देशों का ज्यादातर इलाका रेगिस्तान और चटियल मैदान है। इसके अलावा जो बाकी बचा कुचा इलाका है वो दरअसल बहुत सारे ऊंचे उबड़ खाबड़ पहाड़ों का इलाका है। तो इसीलिए जब इन सारे इलाकों में रेल की पटरी बिछाई जाएगी तो बिल्कुल उसी तरह से काम किया जाएगा कि जैसे उन इलाकों में पटरी बिछाते हुए किया जाता है कि जहाँ पर पहाड़ होते हैं। अब जाहिर है ऐसा करने में न सिर्फ टाइम और एनर्जी ही ज्यादा लगेगी बल्कि पैसा भी ज्यादा खर्च होगा। इसके अलावा एक बड़ी परेशानी की बात यह है कि इन सारे ही रेगिस्तानी इलाकों में दिन के वक्त बेइंतहा गर्मी रहती है। दिन में काम करना लगभग नामुमकिन है क्योंकि दिन में यहाँ पर टेम्परेचर 50 से भी ऊपर चला जाता है। इसीलिए कंस्ट्रक्शन का ये ज्यादातर काम रात में ही कंप्लीट किया जा सकता है। बात कर लें अब अगर उस कंपनी के बारे में कि जिसको इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है तो वो दरअसल इतिहाद है और इस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ही उन देशों से सबक लिया है कि जो पहले ही ऐसे रेगिस्तानी इलाकों में पटरी डाल चुके हैं जैसा कि चाइना या फिर सऊदी अरबिया। इसके अलावा यही वो कंपनी है जो ऑलरेडी ऐसे इंजन को डिजाइन कर चुकी है कि जो इंजन चलते चलते उस रेत को हटाने का भी काम करता है कि जो रेत दरअसल पटरी पर जमा हो जाती है। तो अब इस तरह से पटरी पर जमा होने वाली रेत की मुसीबत से भी निपटा जा सकता है। इनिशियल स्टेज में ही इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 20 ओवर ब्रिज जबकि 2 अंडर ब्रिज बनाए गए हैं, साथ ही साथ 10 रोड अंडर पासेस जबकि 18 स्मॉल अंडर पासेस भी तैयार किए गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कंपनी ने इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए 2 फैक्ट्रियों का भी निर्माण किया है जिसके अंदर कंक्रीट की मदद से पत्थर की वो चीजें बनाई जा सकेंगी कि जो दरअसल पटरी के नीचे बिछाई जाती हैं। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में मजबूती का भी खास ख्याल रखा जा रहा है ताकि बाद में लगभग 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई भी ट्रेन इसके ऊपर आसानी के साथ दौड़ सके। फिलहाल ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा इसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जब भी ये कंप्लीट होगा तो ये मिडिल ईस्ट के साथ साथ खास तौर से इन 6 देशों की किस्मत को बदल कर रख देगा। इनकी इकोनॉमी में एक बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा और इसके अलावा लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। लोग आसानी के साथ कभी भी किधरी से भी किधरी को जा सकेंगे और ये बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग होगी कि जैसे आज के दौर में हम लोग यूरोप के अंदर देख सकते हैं। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।